नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो देखिए, अगर आप लोगों ने हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि, हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये वाले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हो जिसमें हिंदी की उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और हिंदी में राजभाषा, राष्ट्रभाषा की क्या स्थिति है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। तो वो वाले वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले अपन हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम अपन को हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी जो शब्द है, इस हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। अब सिंधु शब्द से किस प्रकार से हुई है उसकी चर्चा करेंगे। अब बहुत से विद्यार्थियों को 90% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हिंदी शब्द वो किस भाषा का है। एक बार ये परीक्षा में भी पूछा गया था, हिंदी शब्द किस भाषा का है, यानी 95% विद्यार्थी सीधा संस्कृत का करते हैं इसको, जबकि संस्कृत भाषा का ये शब्द नहीं है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का माना जाता है। किस भाषा का माना जाता है? फारसी भाषा का माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अपन लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, ये जो सिंधु शब्द है ना, सिंधु शब्द, इसके माध्यम से हुई। अब सिंधु शब्द से कैसे हुई? सिंधु से बना हिंदू, फिर हिंदू, फिर हिंद और फिर हिंदी। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। यानी फारसी जो भाषा है ना, फारसी भाषा, उस भाषा के दंते जो श होता है, जैसे ये स होता है, इस स का उच्चारण वो लोग है के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? है के रूप में। समझिएगा बात को। फारसी भाषा के लोग दंते श को है के रूप में उच्चारण करते हैं। अब स जहाँ पर रहेगा वो है बोलेंगे, तो स की जगह है बोला तो ये शब्द क्या बन गया? ही। अब देखिए, इस रूप में बोलते हैं, इसलिए ये जो सिंधु नदी क्षेत्र का जो इलाका था ना, उसको वो लोग क्या कहने लगे थे? हिंदू कहने लगे थे। हिंदू शब्द कहने लगे वो, कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि स जो शब्द है उसको वो है के रूप में उच्चारण करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? हिंदू। तो हिंदू बोलने लगे। फिर बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। तो ये जो ध शब्द है, ये महाप्राण ध्वनि होती है। ध्यान रखना, कौन सी होती है? महाप्राण। तो ये महाप्राण ध्वनि है वो धीरे धीरे किसमें? अल्प प्राण ध्वनि के रूप में परिवर्तित होने लगी। तो ये शब्द क्या बन गया था? हिंदू बन गया। ध का द बन गया। फिर इसी प्रकार से पुनः उसी हिंदू शब्द में ऊ का जो स्वर है ना, ये ऊ का जो स्वर लगा हुआ है, उस ऊ के स्वर का लोप होकर के शब्द बन गया था हिंद। और फिर बाद में क्या हुआ? फारसी का संबंधवाचक इक प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय जोड़ करके ये लोग शब्द बना दिया था, हिंदिक शब्द बना दिया था। उसके माध्यम से वो लोग क्या बना दिया? हिंदिक। और बाद में धीरे धीरे ये कै जो अंत में जोड़ा, उसका क्या हो गया था? लोप हो गया। और शब्द पीछे क्या बच गया? हिंदी शब्द है वो बच गया। इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति है मूलतः सिंधु शब्द से हुई है। आशा करता हूँ आपको आराम से बात समझ में आई होगी। फारसी लोग स को है बोलते थे तो शब्द बन गया हिंदू। फिर बाद में ये महाप्राण ध्वनि है वो धीरे धीरे अल्प प्राण में बदली तो शब्द बन गया हिंदू। फिर धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ तो ये ऊ का उच्चारण वो लोप हो गया, पीछे शब्द बच गया हिंद। और फिर बाद में फारसी भाषा का उन्होंने क्या किया? इक प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना हिंदी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कै है उसका लोप हो गया, शब्द बन गया हिंदी। तो आशा करता हूँ हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति आपको आराम से समझ में आई होगी। प्रारंभ में इस हिंदी शब्द को निम्न दो अर्थों में ग्रहण किया गया था। किस अर्थों में? दो अर्थों के रूप में इन्होंने ग्रहण इसको किया था। पहला तो जो था वो था हिंदिक देश की भाषा, दूसरा था हिंद देश की भाषा। तो आगे चल कर के दूसरा जो अर्थ है ना, ये वाला, ये इसका क्या हो गया? लुप्त प्राय हो गया और शब्द बन गया था हिंदिक। ये बचा पीछे। तो इस शब्द का अर्थ केवल हिंद देश की भाषा ग्रहण किया जाने वाला लगाने लगे और आगे चल करके पुनः इसके अंतिम प्रत्यय कै का क्या कर दिया? लोप कर दिया और शब्द बन गया था हिंदी। इस प्रकार से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है वो हुई है। अब हिंदी भाषा का उद्भव, ये यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी मूलतः संस्कृत
भाषा से निकली हुई मानी जाती है। तो हिंदी की जननी किसको मानेंगे अपने? संस्कृत भाषा को मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समय आता है वैदिक संस्कृत का, यानी जिसमें वेदों की रचना हुई। वो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर लौकिक संस्कृत की, यानी जनता, आम जनता संस्कृत बोलने लग गई, ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर पाली भाषा का विकास हुआ 500 से 0 ईस्वी तक। फिर द्वितीय शुद्ध यानी शुद्ध प्राकृत भाषा का समय आया 0 से लेकर के 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक चली, और आधुनिक जो आर्य भाषा है, खड़ी बोली है, वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है वो बोली जाने लगी है। इस प्रकार से सबसे पहले क्या हुई? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर शुद्ध प्राकृत यानी पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर खड़ी बोली का विकास है जो हुआ है। विशेष रूप से देखिएगा आप लोग, जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ तो प्रारंभ में अपभ्रंश और खड़ी बोली दोनों मिलीजुली रूप में यानी सम्मिलित रूप से इसका प्रयोग किया जाता था, जिससे अवट्ट भाषा के नाम से जाना जाता है। यानी अपभ्रंश और खड़ी बोली ये दोनों मिली हुई बोली बोली जाती थी, तो उस समय वो भाषा क्या कहलाई? अवट्ट भाषा कहलाई। और इस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव निम्नानुसार हुआ कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ट और खड़ी बोली। इस प्रकार से खड़ी बोली का विकास हुआ। ये सही क्रम है, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो ध्यान रखना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ट और खड़ी बोली। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है, उन्होंने आधुनिक आर्य भाषा जो काल है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का स्वीकार किया और 3 भागों में बांटा है। पहला था प्राचीन, यानी 1000 से 1500 तक। मध्यकाल जो है वो 1500 से 1800 तक। आधुनिक काल वो 1800 से अब तक। ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा विभाजित किया गया भाषा का काल विभाजन है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अब प्राचीन हिंदी का जो काल है वो 1000 से 1500 ईस्वी तक रहा था। इस काल में क्या हुआ? इस काल को मुख्यतः अवट्ट काल के नाम से जाना जाता है, यानी अपभ्रंश और खड़ी बोली दोनों मिली रूप में चलती थी दोनों, तो अवट्ट काल के नाम से पुकारा। इसीलिए प्रारंभ में अपभ्रंश और हिंदी दोनों का सम्मिलित रूप या फिर इनका प्रयोग अपन को कोई जो प्राचीन रचनाएं उसमें देखने को मिलता है, जिसे कि अवट्ट भाषा के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हुए थे? जैसे अब्दुल रहमान हैं, विद्यापति हैं, दामोदर पंडित हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? अवट्ट भाषा में। तो अब्दुल रहमान का संदेश राशक अवट्ट भाषा में है। विद्यापति की कीर्तिलिता और कीर्ति पताका दोनों अवट्ट भाषा में है। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है। दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो रचना वो भी अवट्ट भाषा में लिखी गई है। ये एक मतलब भोजपुरी का व्याकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक शब्दकोश है। अवट्ट भाषा को ही परिवर्तित अपभ्रंश या फिर प्राचीन हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी इन नामों से जाना जाता है। अवट्ट भाषा के कई नाम थे, परिवर्तित अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी आदि नामों से जाना जाता है। अब अपभ्रंश को किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया वो अपने लिए बहुत मायने रखता है। चंद्र दशमा गुल्लेरी का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने पुरानी हिंदी कह करके पुकारा। अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के द्वारा ये बातें कही गई थी। भरतमुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कह करके पुकारा। क्या कहा? अशुद्ध भाषा। रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कह करके पुकारा। क्या? प्राकृत भाष रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विद्यापति ने अपभ्रंश को देशिल बहना कह करके पुकारा। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा? देशिल बहना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने अपभ्रंश को देसी भाषा कह करके पुकारा। तो ये 5-4 जो विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को क्या क्या कहा वो अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी हैं, उन्होंने पुरानी हिंदी कह करके पुकारा। आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने प्राकृत भाष कह करके पुकारा। विद्यापति ने देशिल बहना कह करके पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को देशी भाषा कह करके पुकारा। पतंजलि ने अशुद्ध भाषा कह करके पुकारा था। ये भरतमुनि ने अशुद्ध भाषा कह करके पुकारा था। अपभ्रंश का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो पतंजलि के
महाभाष्य ग्रंथ में। विद्यापति लिखते हैं कि देशील बयाना सब जन मिठा तेसल जमाओ अवट्ठा, मतलब है कि देशी वचन सब लोगों को मीठा लगता है, यानी आराम से देशी भाषा सभी को समझ में आ जाती है, इसीलिए वैसे ही मैं अवट्ट भाषा में लिखता हूं। तो विद्यापति हैं, उन्होंने देशील बयाना कह करके पुकारा है अपभ्रंश को। आगे बात समझ में। प्राचीन भाषाओं के अन्य जो भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार से हुआ प्राचीन काल में, कि 1000 ईस्वी से लेकर के, मतलब ये जो मध्यकाल है ना, उसमें ये चर्चा आती है प्राचीन में कि 1000 से 1500 ईस्वी तक इसमें अवध के अलावा ब्रज और अवधी है, खड़ी बोली है, ये अनेक भाषाएं हैं वो विकसित हो गई थी। समझ रहे हो बात को। तो सुधीर अग्रवाल के द्वारा रचित प्रद्युमन जो चरित्र है, सुधीर अग्रवाल ने एक रचना लिखी थी प्रद्युमन चरित्र 1354 ईस्वी में ब्रज भाषा में, कि अब अपभ्रंश के अलावा अनेक और भाषाएं विकसित हो गई थी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो सबसे पहले सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा प्रद्युमन चरित्र 1354 में, उसका सुंदर प्रयोग ब्रज भाषा में का यह प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदाइन लिखी गई थी 1379 में, वो अवधी भाषा में, यानी अवधी भाषा का अच्छा प्रयोग मिला। अवधी का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है मुल्ला दाऊद कर चंदाइन। फिर इसके अलावा गोरखनाथ हैं, अमीर खुसरो हैं, जयदेव हैं, नामानंद, रामानंद हैं, नामदेव हैं, आदि अनेक विद्वान हुए थे जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। मध्यकाल में ब्रज, अवधी और खड़ी, ये 3 बोलियां विशेष रूप से विकसित हुई थी। तो सबसे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग कहां पर हुआ, कि प्रारंभ में कृष्ण भक्त जो कवि हुए थे ना, आपने जो भक्ति काल में श्री कृष्ण भक्त शाखा के जितने भी कवि हुए थे, उनके द्वारा इस भाषा को विकसित करने का प्रयास किया। आगे चल करके रीतिकाल में ये भाषा है वो खुद पुष्पित और पल्लवित हुई थी, जिसमें बिहारी, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, घनानंद जितने भी कवि थे रीतिकाल के करीबन, मतलब ब्रज भाषा में ही रचना करते थे। ब्रज भाषा को पुष्पित और पल्लवित किया और प्रचुर मात्रा में ब्रज भाषा गद्य की रचना है उनके द्वारा की गई थी। आगे बात समझ में। इन कवियों के द्वारा मतलब ब्रज भाषा को खूब फलीभूत किया था। फिर अवधी भाषा जो है, अवधी भाषा में आप देख सकते हो इस भाषा के विकास में सूफी काव्यधारा की मुख्य भूमिका रही थी। सूफी जो काव्यधारा है, इनके कवियों में गोस्वामी, वैसे अगर देखा जाए तो राम भक्ति में तुलसीदास जी भी हैं, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। जायसी ने पद्मावत ठेठ अवधि में लिखी, कुतुबन ने मृगावती अवधि में, मंजन ने मधुमालती, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, तुलसीदास का रामचरितमानस, उस्मान की चित्रावली और शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, बहुत यानी सूफी जितने भी काव्य थे करीबन करीबन अवधी भाषा में ही लिखे गए थे। तो अवधी भाषा का खूब विकास सूफी कवि थे उनके द्वारा किया गया था। इस बात को आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे खड़ी बोली का विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निर्गुण भक्ति कवि में दादू दयाल जी हैं, समझ रहे हो बात को। निर्गुण भक्त जो कवि हुए थे उनमें दादू दयाल जी हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा था। इसके अलावा मतलब नाथ संप्रदाय में मलुकदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, नानक हैं, रहीम है, प्राणनाथ जी हैं, ये जितने भी विद्वान हुए थे उन सभी के द्वारा ये जो खड़ी बोली है इसका खूब विकास किया था, यानी अच्छा विकास उस काल में किया गया था। जिसमें सबसे पहले अगर खड़ी बोली की रचना की अगर अपन चर्चा की जाए तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे गंग कवि, जिन्होंने चंद सनबरन की महिमा रचना लिखी है। रहीम ने मदनाष्टक लिखी है। प्राणनाथ ने कुलजम स्वरूप लिखी है, जो कि प्राणनाथ जी परनामी संप्रदाय के मुख्य थे, इनके द्वारा परनामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कुलजम स्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पन्ना मध्य प्रदेश में इनका प्रसिद्ध मठ है। राम प्रसाद निरंजनी ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग भाषा योग वासिष्ठ में अपने को पढ़ने को मिलता है, और भाषा योग वासिष्ठ है वो रचना यानी खड़ी बोली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो मानी जाती है। भाषा योग वासिष्ठ रचना है वो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली की रचना है वो मानी जाती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं खड़ी बोली के रूप में महत्वपूर्ण जो भूमिका रही ना आधुनिक काल में 1800 से अब तक है, वो इन 4 लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिएगा सदासुख लाल नियाज है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से
एक बात पढ़ी होगी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। तो उसमें दो विद्वान हुए थे, एक तो थे मुंशी लल्लूलाल जी और एक शदल मिश्र। ये शदल मिश्र और लल्लूलाल जी, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे, वहाँ पर हिंदी पढ़ाया करते थे, यानी खड़ी बोली के अध्यापक हुआ करते थे। अब मुंशी सदाशुक्लानी आजे, इनकी रचना सुख सागर, ये दिल्ली के रहने वाले थे। इंशाअल्लाह खाएं, इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित। कई बार परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि रानी केतकी की कहानी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उदयभान चरित है। शदल मिश्र हैं, उन्होंने प्रेम सागर लिखा था, ये आगरा के रहने वाले थे। सॉरी, मुंशी लाल हैं, मुंशी लल्लूलाल हैं, उन्होंने प्रेम सागर लिखा था, वो आगरा के रहने वाले हैं। शदल मिश्र, उन्होंने नासिक के तो व्याख्यान लिखा, इसका दूसरा नाम है चंद्रावली। क्या नाम है? दूसरा नाम इसका क्या है? चंद्रावली नाम से इन्होंने रचना लिखी है। ये बिहार आरा के रहने वाले थे। तो ये जो चार विद्वान हैं, उन्होंने खड़ी बोली के का खूब पुष्पित और पल्वित किया और अच्छे तरीके से लिखा। इनमें से ये दोनों विद्वान, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन कौन थे ऐसे विद्वान थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक हुआ करते थे, तो सदल मिश्र और लल्लूलाल। तो सदल मिश्र ने नासिक के तो व्याख्यान चंद्रावली लिखी, मुंशी लल्लूलाल ने प्रेम सागर रचना है वो लिखी थी। और दूसरी बात यह है कि लल्लूलाल जी ने फारसी जो भाषा है ना उसको यमीनी कह करके पुकारा है। इस प्रकार से भी आप याद रखिएगा, लल्लूलाल जी ने फारसी भाषा को, अरबी फारसी भाषा को यमीनी कह करके पुकारा है। और इसके अलावा सदाशुखलाल नियाज़ जो हैं, उन्होंने एक बुद्धि प्रकाश नाम करके एक समाचार पत्र है वो भी प्रकाशित किया था। तो इन चार लेखकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इन्हीं में मुंशी सदाशुखलाल नियाज़ हैं, उन्होंने खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी बनाया था। कौन है? मुंशी सदाशुखलाल नियाज़ हैं, उन्होंने खड़ी बोली गद्य को अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी बनाया था। और इनकी जो भाषा है, तीन लोगों की तुलना में मतलब सबसे अच्छी आचार्य शुक्ल ने सदाशुखलाल नियाज़ हैं उनकी भाषा को माना है। इस प्रकार से अपन ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, किस किस प्रकार से सबसे पहले कौन सी भाषा आई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कोई बात न समझ में आई हो तो सबसे पहले देखा जाए तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, अपन ने चर्चा की है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु के बाद में अपन ने हिंदू, हिंदू, हिंद, हिंदी आदि शब्दों की चर्चा की। फिर भाषा के विकास की चर्चा करें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट, इस प्रकार से विकास हुआ। और फिर आगे चल करके उसी प्रकार से अपन ने चर्चा की है तो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, इस प्रकार की चर्चा की है। और अपभ्रंश जो है उसको किस विद्वान ने क्या नाम दिया था वो एक बार मैं फिर से रिवाइज आपके सामने किए देता हूँ कि चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह करके पुकारा, और उसके साथ में भरत मुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कह करके पुकारा है, विद्यापति ने देशील बेना कह करके पुकारा है, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत भाष कह करके पुकारा है। इस प्रकार से इनका अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, वहाँ से भी अक्सर प्रश्न है वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आराम से सारी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं, उनका वीडियोज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसी के साथ में देवनागरी लिपि का विकास है उसका वीडियो मिलेगा। इसी के साथ में आपको हिंदी की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसके रूप में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हुए हैं, किस अनुच्छेद में इसको क्या गठन किया गया है, कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, इस प्रकार से उसकी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वो सारी चर्चाएं आप उस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।